हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम के, और आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि चेचक होने का कारण है। दोस्तों याद रखें, जब अगर हम बात चेचक की करते हैं तो दो टाइप की चेचक होती है। एक का नाम होता है स्मॉल पॉक्स, ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है स्मॉल पॉक्स और दूसरा होता है चिकन पॉक्स। अगर बात स्मॉल पॉक्स की करें तो इसका कारण क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर वेरियोला वायरस होता है। अगर बात चिकन पॉक्स की करें तो इसका कारण क्या होता है, तो वेरिसेला वायरस होता है। इसे जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो देखना पड़ेगा कि वो चेचक कौन सी चेचक की बात कर रहा है। यदि वो स्मॉल पॉक्स कहता है तो वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स कहता है तो वेरिसेला वायरस हमें ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किस ग्रंथि के कारण थायराइड में असामान्य वृद्धि होती है। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। इसका कहने का मतलब है कि किसके कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है। दोस्तों याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि का संबंध किससे है, तो आयोडीन से है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर बात करें आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल में कह रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर बात शरीर के तापक्रम की करें, यानी कि बॉडी टेम्परेचर की करें, तो इसका नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग जो होता है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। इसका एक और आप याद रखिएगा नियंत्रण किसकी करता है, तो बैलेंसिंग जब आपसे पूछे, यानी कि शरीर का संतुलन कौन सा भाग करता है, तो वो उसका उत्तर भी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। अगर बात करें एंजाइम की तो इसका काम क्या होता है, आपको पता है कि शरीर में पाचन की जो क्रियाएं होती हैं उनमें सहायता प्रदान करते हैं कौन, एंजाइम। अब लार में पाया जाने वाला एंजाइम पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टाइलिन पाया जाता है लार में। अगर एक सवाल और पूछता है कि टाइलिन किसके पाचन में सहायता करता है, तो आपको याद रखना है कि स्टार्च के पाचन में टाइलिन सहायता करता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये तीनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। याद रखिएगा, आरबीसी के निर्माण की बात करें तो ये हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखनी है, बोन मैरो में। बात अगर प्लीहा की कहें तो इसको स्प्लीन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं। और एक और नाम इसका याद होना चाहिए, तिल्ली भी कहा जाता है प्लीहा को। ये होता क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरी बातें सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आरबीसी का कब्रिस्तान जब आपसे पूछे तब उत्तर आप लगाएंगे प्लीहा। अगर आपसे पूछ रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 120 दिन जीवन काल होता है आरबीसी का। चलिए 7वें नंबर सवाल को हमसे क्या कह रहा है कि राइबोसोम निम्न में से क्या कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, राइबोसोम का काम क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, तो राइबोसोम करते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो हर कोशिका में पाई जाती है। चलिए 8 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट ईयर क्या होता है, तो यदि 1 साल तक प्रकाश चलता रहे तो प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को ही कहा जाता है प्रकाश वर्ष। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। गैलेक्सियों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। 9 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। लिगामेंट, टेंडन, फीमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फीमर तो हटा ही दीजिए, क्योंकि ये तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है, जांग की हड्डी। अब बात करते हैं कि इसमें देखिए लिगामेंट और टेंडन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी कंफ्यूज होता था। इसके लिए याद करने का एक तरीका बनाया कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हड्डी को हड्डी से और एक होता है हड्डी को मांसपेशी से, यानी बोन टू बोन
और बोन टू मैरो, इन दोनों में से आप किसी एक को याद कर लीजिए तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने क्या याद किया कि BLB यानी कि बंटी लव्स बबली, याद कर लीजिए। यानी कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बोन को मांसपेशी से, हड्डी को मांसपेशी से, तो B और M के बीच में L तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? T आएगा। यानी कि बोन को मैरो मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर सवाल को फटाफट से कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। बात कर लेते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम है क्या। तो दोस्तों ये एक रोग है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? एक रोग है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो कैसा पड़ जाता है? नीला। क्यों पड़ जाता है? तो हम कहेंगे कि सर इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से शरीर नीला पड़ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसकी अधिकता से होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है नाइट्रेट। यानी कि जब जल में नाइट्रेट के प्रदूषक होते हैं, प्रदूषण अगर नाइट्रेट का है तो उस जल को पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये स्टैटिक जीके का भी सवाल आ गया है, एक जनरल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 12 नंबर में पूछ रहा है कि स्पिग्नोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है। तो स्पिग्नोमीटर एक डिवाइस है, एक युक्ति है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर यानी कि BP को मापने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रक्तचाप के मापन में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि पेड़ों में भोजन का संचय किस रूप में होता। तो याद रखिएगा 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पेड़ों में भोजन का संचय जब आपसे पूछे तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। पेड़ों में स्टार्च के रूप में भोजन का संचय होता है। जब बात मानव शरीर की करता है तो मानवों के शरीर में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये भी ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और प्रोटोजोआ का नाम यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है प्लाज्मोडियम, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। ठीक है। मलेरिया कैसे फैलता है? तो मच्छर के काटने से फैलता है, बात आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि मेरेस्मस और क्वाशियोरकर, ये दोनों ही रोग जो होते हैं वो प्रोटीन की कमी से फैलते हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की। तो मेरेस्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियोरकर भी। होता क्या है, दोनों में अलग क्या है? तो मेरेस्मस जब हो जाता है तो क्या होता है, शरीर सूख जाता है। शरीर कैसा हो जाता है? सूख जाता है, हड्डियां दिखने लगती हैं। और क्वाशियोरकर की बात करें तो इसमें क्या होता है, पेट फूल जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए ताकि दोनों बीमारियों के बीच का फर्क पता चले। होती दोनों प्रोटीन की कमी से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर में हमसे कह रहा है कि पादपों की कोशिका यानी कि पेड़ों की कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो याद रखिएगा सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। 17 नंबर में कह रहा है कि कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए हैं, कवक और शैवाल। इनकी थोड़ी सी डिटेल आप कॉपी पेन उठाकर नोट कर लीजिए। एक होता है कवक, एक क्या होता है, कवक होता है, और एक होता है शैवाल। कवक का मतलब होता है फंगस यानी कि फफूंद, और शैवाल कहते हैं एल्गे यानी कि काई को। इन दोनों का सहजीवी जो होता है उसका नाम होता है लाइकेन, जो कि इस सवाल का उत्तर है। हमसे पूछा जा रहा था सहजीवी क्या होता है, तो लाइकेन होता है। लाइकेन की बात कर लें कि ये है क्या, तो दोस्तों याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण का सूचक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाइकेन है वायु प्रदूषण का सूचक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 में पाई जाती है कोबाल्ट धातु। इसके अगर नाम की बात करें तो इसका एक और नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ये बात भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जा सकती है। विटामिन B12 में पाई जाती है कोबाल्ट धातु और उसका नाम क्या होता है, तो साइनोकोबाल्मिन उसका नाम होता है। चलिए 19 नंबर में हमसे कह रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान में द्रव्य है, यानी कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। कहाँ, रूम टेम्परेचर पे। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो है ये कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। जब आपसे धातु पूछे अगर, तो इसका उत्तर हो जाता है पारा, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि Hg यानी कि पारा
कमरे के तापमान पे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और ये इकलौती धातु यानी कि मेटल है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा जब आपसे गति के नियम पूछे, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन किसने दिए, तो गति के नियम की बात करें तो न्यूटन ने दिए हैं। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर गैलीलियो हो जाएगा, क्योंकि जड़त्व का नियम हमसे पूछा जा रहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज गिवन बाई गैलीलियो। चलिए 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए मैंने दो नाम बताए थे, एक बताया था आपको कवक और एक बताया था आपको शैवाल। इन दोनों के अध्ययन को आप जान लीजिए। कवक का मतलब होता है फंगस, फिर से बता रहा हूँ फंगस। इसके अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ये आप याद करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में ताकि कभी ना भूलें। और शैवाल का मतलब होता है एल्गे, तो एक तो इसके अध्ययन को एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं, दूसरा इसको फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, फाइकोलॉजी और एल्गेलॉजी दोनों शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। हमसे क्वेश्चन में कवक विज्ञान पूछा जा रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माइकोलॉजी। अगर बात शैवाल की करें तो फाइकोलॉजी होता है। ऑर्निथोलॉजी आप जानते होंगे कि ये पक्षी के अध्ययन को कहा जाता है। और हिपैटोलॉजी तो बहुत आसान है बताना, क्योंकि हिपैटो जहाँ पर लफ्ज आ जाए समझ जाइएगा कि बात हो रही है किसकी, तो लीवर की बात हो रही है यानी कि यकृत की। तो हिपैटोलॉजी कहा जाता है लीवर के विज्ञान को, लीवर के अध्ययन को। चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। रक्त शुद्धिकरण का मतलब होता है ब्लड का शुद्धिकरण, ब्लड का प्योरिफिकेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फेफड़े। लंग्स जो हैं उनका काम होता है ब्लड प्योरीफाई करने का। ब्लड प्योरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है और उसमें नई ऑक्सीजन दोबारा से डालनी है। तो ये काम करते हैं फेफड़े। हृदय उत्तर मत लगाइएगा। हृदय का काम सिर्फ इतना होता है कि शरीर के अंगों से ब्लड को खींचता है और फेफड़े को दे देता है और वहां से शुद्ध ब्लड लेकर, शुद्ध रक्त लेकर पूरे शरीर में वापस भेज देता है। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फेफड़े। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 23 नंबर में हमसे कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो याद रखिएगा कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पर। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी देखिए वॉट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है ये धारा का मात्रक होता है, अगर वाट घंटे की करते हैं तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए 25 नंबर सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी धातु हैं। ये सभी क्या हैं, सभी के सभी धातु हैं और हर धातु क्या होती है, वो विद्युत की चालक होती है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है सर्वोत्तम चालक यानी कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चांदी। अगर बात क्रम की करें तो नंबर 1 पर आती है चांदी यानी कि चांदी सबसे अच्छा होता है। दूसरे नंबर पे आता है तांबा यानी कि कॉपर आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है सोना यानी कि गोल्ड। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 26 नंबर में हमसे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु आप जानते हैं कि उसकी रचना कैसी होती है, बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर दो होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करता तो वो नाभिक के बाहर होता है। चलिए 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम कौन करता है, यानी एसी को डीसी में कौन बदलता है। तो मैंने पहले ही बताया कि एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर को देख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगर परमाणु बम की बात करता तो वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। ये भी आपको पता होना चाहिए परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नाभिकीय संलयन। चलिए आज का 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि निर्वात से ध्वनि की जो तरंगे हैं वो नहीं गुजर सकती। अब बात आती है कि क्यों नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि की प्रकृति जान लीजिए कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगों की खासियत क्या है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है। अब चूंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है इसीलिए ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं गुजर पाती। लेकिन बात अगर प्रकाश तरंगों की करें तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो निर्वात से भी गुजर जाती हैं, क्योंकि वो EM वेव्स होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सेशन आज का खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मेरे भाई याद रखना कि न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये थे आज के 30 फंटास्टिक क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।